गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर होगा। बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस सिलेबस को IIT JEE, नीट के सिलेबस तक हम लोग टच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर के साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा फर्स्ट क्लास होगा। इस ऑर्गेनिक के लिए और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसे स्टडी करेंगे। पहले हम लोग इसके हिस्ट्री को देख लेते हैं। कुछ हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं। तो जो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, ये तीन तरह के होते हैं। इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तीन हिस्से में। फर्स्ट सब्सटेंस को हम लोग नाम देंगे मिनरल सब्सटेंस। मिनरल सब्सटेंस। जो दूसरी कैटेगरी में आएगा उसे हम लोग कहेंगे वेजिटेबल सब्सटेंस। वेजिटेबल सब्सटेंस। और जो थर्ड हमारा होगा उसे हम लोग एनिमल सब्सटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। इस तरह की बात करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे निकोलस लैम्बरी। निकोलस लैम्बरी नाम के साइंटिस्ट ने 1675 के अंदर केमिकल सब्सटेंस को तीन ग्रुप में डिवाइड किया: मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस एंड एनिमल सब्सटेंस। और जो हमारे पास
एनिमल सब्सटेंस हुए वो हमें एनिमल में मिल जाएंगे, जो वेजिटेबल सब्सटेंस होंगे वो हमें वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे, और जो मिनरल सब्सटेंस होगा वो हमें मिनरल के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं mineral substance obtained from minerals. Vegetable substance obtained from vegetables. And the animal substance obtained from animals. अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो मिनरल सब्सटेंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे, जिसे हम लोग यहां पर लिख लेते हैं गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा। वेजिटेबल सब्सटेंस के अंदर आ जाएगा, कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं शुगर, सिट्रिक एसिड, और एनिमल सब्सटेंस के अंदर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं एल्बुमिन्स, जिलेटिन एटसेट्रा। बाद में जाकर के कुछ साइंटिस्टों ने केमिकल सब्सटेंस को दो हिस्से में डिवाइड किया। केमिकल सब्सटेंस को कितने हिस्से में डिवाइड किया? दो हिस्से में। फर्स्ट का नाम रखा गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और सेकेंड को कहा गया इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हुए वे तो मिल गए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए वो हमें मिल गए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो इस तरह से हम लोगों ने स्टडी किया कि शुरुआत के दिनों में केमिकल सब्सटेंस को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया, मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस एंड एनिमल सब्सटेंस। और बाद में चल करके हम लोगों ने केमिकल सब्सटेंस को फिर से डिवाइड किया, जिसे कहा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। Organic compounds or substances obtained from living organism, and the inorganic substance obtained from non-living organism. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं, टर्म आता है वाइटल फोर्स थ्योरी।
वाइटल फोर्स थियरी, VFT, वाइटल फोर्स थियरी। क्या कहा गया? वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी के अंदर में कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया सकता है। और यह थियरी वेल नोन साइंटिस्ट बर्जीलियस ने दिया। गिवन बाय बर्जीलियस इन 1815। वाइटल फोर्स किस थ्योरी किसने दिया? बर्जीलियस ने। इस थियरी के अंदर कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया सकता है। दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड could not be synthesized in laboratory। बर्जेलियस ने सजेस्ट किया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जा सकते हैं। बर्जेलियस ने सजेस्ट किया बर्जेलियस suggested that there is a mysterious force, there is a mysterious force in living organism, named as vital force। बर्जेलियस ने कहा, सजेस्ट किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, अद्भुत बल होता है, जिसे वाइटल फोर्स कहा जाता है। और यह वाइटल फोर्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए चाहिए। क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल फोर्स नहीं होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल फोर्स नहीं होता है, इसलिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता। He said that organic compound cannot be synthesized in laboratory. This is called vital force theory। वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में तैयार नहीं कर सकते। पर प्यारे बच्चों, एक समय आया
1828 का। और वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित हुआ। किस तरह से? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वोलर। वोलर ने क्या किया? 1928 के अंदर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया। वोलर को क्रेडिट दिया गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का। और वोलर जर्मन साइंटिस्ट थे। जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। क्योंकि बर्जीलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया नहीं जा सकता है लैब के अंदर, और एक थियरी जो क्रिएट कर रखा था वाइटल फोर्स थ्योरी का, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते ही वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित हुआ। कैसे? तो NH4CNO इस कंपाउंड का नाम है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को वोलर ने क्या किया? हीट किया। ठीक है। हीट करने से इस कंपाउंड के अंदर देखा गया रीअरेंजमेंट। क्या देखा गया? रीअरेंजमेंट। ये कंपाउंड रीअरेंज होकर के फॉर्म कर दिया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और ये कंपाउंड कहा गया यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों लैब के अंदर पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया गया। यह काम किसने किया? वोलर ने 1928 में, और ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। अमोनियम साइनाइड को हीट किया गया। अमोनियम साइनाइड अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज कर लिया और हमें यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में मिला, और इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी इस दुनिया से खत्म हो गया। तो अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक नई डिफिनेशन की जरूरत पड़ी कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो चलिए बच्चों डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक छोटा सा डेफिनेशन हमें मिला, हाइड्रोकार्बन and their derivatives are called as organic compound। क्या कहा गया? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाए। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाए। और देखते देखते हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का भरमार लगा दिया, जैसे विस्फोट होता है उस तरह से।
ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए, लेकिन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? यूरिया। और यूरिया के फॉर्म होते ही बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए। इसलिए एक क्वेश्चन भी उठ जाता है कि आखिर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर बने क्यों? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने क्यों? तो इसके लिए हमें कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा। और चलिए क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। Why organic compounds are found in large number? क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। Why organic compounds are in large number? आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे क्यों है? तो इसके लिए कार्बन को स्टडी किया गया तो पता चला कि कार्बन के अंदर कुछ खास तरह की प्रॉपर्टियां हैं, जैसे कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये कार्बन में पाया गया। कार्बन जो है वो आइसोमेर भी बनाता है। कार्बन ने क्या किया? आइसोमेरिज्म शो किया। कार्बन होमोलोगस सीरीज भी बनाता है। होमोलोगस सीरीज भी फॉर्म करता है और कार्बन का सेम इंपिरिकल फॉर्मूला भी रह जाता है। साथ साथ कार्बन पॉलीमराइजेशन को भी शो करता है। कार्बन क्या करता है? पॉलीमराइजेशन को भी शो करता है। तो बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड पाए गए, इसलिए कार्बन को हम लोगों ने अलग से स्टडी करना स्टार्ट किया। क्योंकि एक खास तरह की प्रॉपर्टी मिल गई हमें कार्बन के अंदर, जो बहुत ही डिफरेंट था। क्या था? बहुत ही डिफरेंट था और एक यूनिक कैरेक्टर था। जैसे कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करना, आइसोमेरिज्म को शो करना, होमोलोगस सीरीज बनाना, सेम इंपिरिकल फॉर्मूला रखना और पॉलीमराइजेशन को शो करना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन किया और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों आखिर इतने लार्ज नंबर में बने उसको स्टडी किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम अपना शुरुआत करते हैं। वीडियो को काफी ध्यान से सुनना है, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना है। अगर एक बार आपने लिखने की आदत बना ली खुद से वीडियो को देखते हुए, तो डेफिनेटली सब्जेक्ट आपको समझ में आएंगे। इसलिए सब्जेक्ट को बहुत ही ध्यान से सीखना है, केयरफुली रहना है, नोट्स प्रॉपर मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर को स्किप करें। स्किप करेंगे तो बाद में बहुत ही परेशानी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लेते हैं कार्बन की, जिसे कहा गया टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी। चलिए इसको एक नंबर कर देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। टेट्रा वैलेंसी। हमारा फर्स्ट
जो कैरेक्टर आया है वो क्या है? टेट्रावैलेंसी का। अगर हम लोग कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करें, या पहले हम लोग सिंबल की बात करें, सिंबल ऑफ कार्बन, ये क्या चीज है? 6। एटॉमिक नंबर, कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? 6। एटॉमिक नंबर क्या है? 6। अगर हम लोग इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ये होता है 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। कैसे? अगर हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 2,4, 2,4। लास्ट ऑर्बिट के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, अगर हम लोग कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये हमें देखने को मिल जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। जो s है उसके अंदर हमें एक ऑर्बिटल देखने को मिलता है और p के अंदर हमें 3 ऑर्बिटल देखने को मिलता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो 2s के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर में हम लोग भर दिए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है? इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहेंगे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम देंगे? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसे एक्साइटेड स्टेट में ले जाया जाए तो हमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से दिखती है। ये हो गई कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और जो एक्साइटेड स्टेट में होता है वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कार्बन कितने बॉन्ड बना ले रहे हैं? 4 बॉन्ड बना ले रहे हैं। ठीक है? एक्साइटेड स्टेट में आकर के कब बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं एक्साइटेड स्टेट में आकर के। इसलिए कहा जाएगा कि इस जगह पर ग्राउंड स्टेट के अंदर में अगर हम लोग बात करें कोवैलेंसी की, किसकी बात करें? कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी
तो यहाँ ग्राउंड स्टेट में हमें कोवैलेंसी देखने को मिलेगा 2 और एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी देखने को मिलेगा 4। कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है, कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है, ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच हो सकता है, और फिर से ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच हो सकता है। ये बहुत तरह की प्रॉपर्टी है। कार्बन एक साथ कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। यहां पर 2 बना चुका है, इसलिए 2 और होगा, यहां पर 2 और, यहां पर 1, यहां भी 1, यहां पर चाहिए 2 और, यहां पर भी चाहिए 2 और। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कार्बन ढेर सारी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। साथ ही कार्बन के इतने सारे बॉन्ड बनने का एक और रीजन है, जिसे हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। तो तीसरी कैटेगरी इसके क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप क्या हो गई? टेट्राहेड्रल शेप। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई? टेट्राहेड्रल शेप। जो टेट्राहेड्रल शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये सी एटम ये रहेंगे, ये एक टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप। जिस टेट्राहेड्रल शेप के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो ये जो बॉन्ड एंगल बना है, ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और यदि इसे वेज और डैश में रिप्रेजेंट किया जाए, वेज और डैश के अंदर, तो हम लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे इसलिए कहा गया 4 कोवैलेंट बॉन्ड आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 4 covalent bonds are directed towards four corner of regular tetrahedron. याद रखना है हमें यहां पर कि कार्बन बॉन्ड एंगल कितना बनाता है नॉर्मल कंडीशन में? 109 डिग्री 28 मिनट, या इसी को कहा जाएगा 109 डिग्री 109.5 डिग्री।
कार्बन के नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी of carbon atom is called catenation। कैटिनेशन क्या है? कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर large number of organic compounds। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसे हम लोग नाम देंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं द ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप, ऑर्बिटल ऑफ different shape but almost of equal energies, but almost equal of energies blend up to give the same number of new orbitals of another shape and identical energies। यहां पर हम लोगों को देखना होगा कुछ टर्म्स को। फर्स्ट में हम लोग ऐड कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। यहां पर हम लोग कर लेते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को। यहां ऐड कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहां ऐड कर लेते हैं बॉन्ड एंगल और यहां पर शेप।
अगर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाए, कार्बन से 4 एटम मिल जाए, तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 4 और पाई बॉन्ड हो जाएंगे 0। हाइब्रिडाइजेशन sp3 बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट और स्ट्रक्चर का नाम होगा टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। अगर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं दिख जाए, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, पाई बॉन्ड हो गए 1, स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, बॉन्ड एंगल होगा 120 और स्ट्रक्चर का नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 2, पाई बॉन्ड हो गए 2, स्ट्रक्चर का नाम रहेगा sp, बॉन्ड एंगल हो गया 180, शेप का नाम होगा लीनियर। और यदि इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाए, तो सिग्मा बॉन्ड भी हो गया 2, पाई बॉन्ड भी हो गया 2, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? sp, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप लीनियर। तो यहां तक के क्लास का स्टडी करना है, नोट्स बनाना है अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहें भारत एजुकेशन सर्कल के साथ। थैंक यू।